से वाकिफ हैं, परिचित हैं। तो सबसे पहले अगर हिंदी साहित्य की इतिहास की बात करें और भारत के विद्वानों की बात करें तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर का नाम सामने आता है सबसे पहले, जिन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लिखा हिंदी में। तो कह सकते हैं कि इससे पहले भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे फ्रांस के विद्वान गार्साद तासी के द्वारा और डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेयरसन के द्वारा अंग्रेजी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। लेकिन भारत के सबसे पहले विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य लिखने का प्रथम प्रयास किया वो थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर हिंदी के पहले जाने माने ऐसे समीक्षक थे, आलोचक थे, इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इस इतिहास ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। तो ये चीज आप अपन को याद रखनी है, जब तक हमारे साहित्य है जुड़ा हुआ है हमारे जीवन में तब तक हमारे काम आने वाली है। तो इसके बाद में और भी कई आलोचक हुए, समीक्षक हुए, इतिहासकार हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें आप जिस इतिहासकार को जानते हैं उस इतिहासकार का नाम मैं लूंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की एक वृद्ध हस्ती है, ऐसी ख्याति प्राप्त हस्ती है और ऐसे विद्वान के रूप में हमारे सामने आते हैं जिन्होंने साहित्य की हर विधा में अपनी लेखनी चलाई है और मूल रूप से अपनी पहचान एक समीक्षक, एक आलोचक के रूप में हमारे सामने रखते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने निबंध भी लिखे हैं, कई इतिहास ग्रंथ भी लिखा है जैसा कि मैंने बताया। और वर्तमान में साहित्यिक जितने भी साहित्यज्ञ हैं, अगर हिंदी साहित्य का इतिहास किसी का कहा जाता है कि सर्वमान्य है या सबके द्वारा स्वीकार किया गया है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसको हम पढ़ते हैं। इसके बाद में बहुत से मिश्र बंधु हुए और बहुत से ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने इतिहास लेखन में अपनी लेखनी चलाई है। लेकिन हम रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की बात करेंगे और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जैसा कि मैंने बताया कि 4 कालों का नाम मैंने लिया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इन 3 कालों पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया था। तो परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा जाता है तो हमें याद रखना है कि वीरगाथा काल नाम किसने दिया या आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देने वाले विद्वान कौन थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभ के काल को, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। इसका कारण ये था कि आदिकाल में रासो काव्य सबसे ज्यादा लिखा गया, वीरता प्रधान काव्य सबसे ज्यादा लिखा गया। एक पूरी की पूरी श्रृंखला चल पड़ी थी रासो काव्य की, जिसके माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सोचा कि अनेक प्रवृत्ति आदिकाल में है लेकिन सर्वाधिक प्रवृत्ति वीरता प्रधान काव्य लिखने की है, रासो काव्य की सामने आती है। तो आलोच्य काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया। अब आदिकाल का परिचय हमने कर लिया है, भक्ति काल का परिचय हम ले चुके हैं। रीतिकाल के बारे में मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था कि रीतिकाल अर्थात श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल, ये अलग अलग नामों से जाने जाने वाला रीतिकाल है, जिसको कला काल भी कहा जाता है क्योंकि कला पक्ष सुदृढ़ था, और दूसरा अलंकृत काल क्योंकि अलंकारिक काव्य हमारे सामने आता है, और श्रृंगार काल इसलिए कहा गया क्योंकि सर्वाधिक जो रस प्रयोग में आया है काव्य सृजन में वो श्रृंगार रस प्रयोग में आया है, अर्थात प्रेम की कविताएं सबसे ज्यादा मिलती हैं तो वो रीतिकाल में मिलती हैं। तो इस तरह से ये 3 काल हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के परिचय के माध्यम से देख लिए हैं। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल, सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में ये उदित होना चाहिए कि आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो हम मानते हैं कि आधुनिक काल की समय सीमा जो है (1900) से अब तक मानी जाती है, यानी कि संवत 1900 से लेकर के वर्तमान समय तक आधुनिक काल का समय माना जाता है। और इस आधुनिक काल के समय में अगर हम काव्य लेखन की बात करें, काव्य सृजन की बात करें, तो हम उस काव्य सृजन के विभिन्न धाराओं का परिचय लेंगे कि आधुनिक काल में, अर्थात अंग्रेजी में जिसको कहते हैं मॉडर्न पोएट्री, तो यहाँ पर आधुनिक काव्य किस रूप में हमारे सामने अलग अलग रूपों के माध्यम से सामने आता है,
हम उसकी आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ 1900 में। ये वो समय है विद्यार्थियों जब भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति आपको याद है, आप इतिहास के जानकार हैं, और 1857 की क्रांति मेरे ख्याल से हर एक साक्षर व्यक्ति को पता है कि जहां से आज़ादी की अलख शुरू हुई थी वो 1857 की क्रांति। हम उस मंगल पांडे को याद करते हैं जिसके कारण से यह 1857 की क्रांति की अलग जगी थी। ये क्रांति असफल जरूर रही, लेकिन इस क्रांति ने हिंदुस्तान के लोगों में स्वतंत्रता की एक अलग जगा दी, और साथ ही साथ साहित्य की जो बुनियाद थी उस बुनियाद को बनाने का श्रेय जाता है तो इस क्रांति के माध्यम से जाता है। 1857 एक ऐसा समय था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बिल्कुल हिंदुस्तान पर जकड़ा हुआ था, अर्थात पूरी पकड़ ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत पर थी। लेकिन जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय जनमानस को दास्ता के अधीन कर लिया, गुलामी की जंजीरों में बांध लिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत का जो गरीब वर्ग था, जो कृषक वर्ग था, जो भारत का आम जन सामान्य था, उसमें जिसमें क्रांति की अलग नहीं जगी थी, क्रांति की चिंगारी नहीं जगी थी, उसमें भी वो क्रांति की अलग उन्होंने जगा दी। तो कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा पकड़ या जरूरत से ज्यादा जकड़न इंसान को उस जकड़न से अलग करने पर मजबूर कर देती है, और यही हुआ। तो 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर जोर शोर से था। साथ ही यहां पर एक और चीज देखने को मिली कि अंग्रेजी सत्ता के कारण भारत के लोगों को कुछ एक स्वतंत्रताएं भी मिली, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता थी, कुछ कहने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के लोगों को मिल गई। और ये प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस का मतलब छापे खाने, जहां पर भारतीय लोग या भारतीय साहित्य का निर्माण होता था, वो छपा जाता था। तो प्रेस की स्वतंत्रता, साथ में उस समय ईसाई मिशनरियों ने भारतीय साहित्य की बुनियाद बनाने का भी बहुत अच्छे से काम किया। अनेक स्वतंत्रता आंदोलन हुए, अनेक समाज सुधार आंदोलन हुए, जिनके परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस में एक नई क्रांति आई, साहित्यकारों को एक नई दिशा मिली, और जो वर्तमान परिदृश्य उस समय था उस परिदृश्य के आधार पर साहित्य लिखा जाने लगा। अर्थात कुल मिलाकर जो साहित्य का रूप रीतिकाल तक था, मनोरंजन, राजाओं महाराजाओं को प्रशंसा करना, अलंकारिकता, या फिर कह सकते हैं कि जो साहित्य कवि वर्ग द्वारा या साहित्यकारों के द्वारा खुद के लिए लिखा जा रहा था, आज वो साहित्य इस बदलते हुए परिवेश में एक नए रूप के माध्यम से सामने आता है। अर्थात समाज की तत्कालीन स्थिति का चित्रण अगर होने लगा तो वो इस समय से होने लगा। तो 1857 की क्रांति से हम मानते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का उद्भव होता है। परीक्षा में ये ध्यान रखना है हमें, ये संवत है, संवत और सन में अंतर होता है 57 साल का। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आधुनिक काल को एक अन्य काल के नाम से जाना जाता है, गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है क्योंकि आधुनिक काल से पहले, यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में देखा जाए तो सिर्फ काव्य सृजन होता था, या हम कह सकते हैं साहित्य के दृष्टिकोण से कि पद्य भाग रीतिकाल तक लिखा गया, गद्य नाम मात्र का हमें दिखाई पड़ता है, वो भी अप्रमाणिक दिखाई पड़ता है। तो कह सकते हैं कि आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक सिर्फ पद्य लिखा गया, कविताएं लिखी गई, और आधुनिक काल जहां पर आकर के देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक पूरी व्यवस्था बदल गई और एक नए रूप में एक नया भारत हमें दिखाई पड़ता है। और साहित्य के आधार पर हम देखते हैं कि साहित्य में यहां पर आकर के गद्य का उद्भव होता है। गद्य का मतलब छंद विहीन रचना को गद्य कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गद्य किसे कहते हैं?
जिस रचनाओं में छंद न हो, अर्थात छंद मुक्त हो, छंदों का प्रयोग न हो, ऐसी रचनाओं को गद्य कहा जाता है। तो गद्य में क्या क्या चीजें आती हैं? तो गद्य में कथा, कहानी, संस्मरण, यात्रावत, रिपोर्टाज, उपन्यास, नाटक, रेडियो रूपक, साक्षात्कार वगैरह कई ऐसी विधाएं आती हैं। तो इस गद्य का जन्म कहाँ हुआ? तो आधुनिक काल में हुआ। और इस गद्य को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ये परीक्षा में ये भी प्रश्न बन गया कि आधुनिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गद्य काल के नाम से जाना जाता है। और गद्य का आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। उम्र में बहुत कम उम्र की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 35-36 साल जिए, लेकिन इस 35-36 साल में उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना वर्चस्व कायम कर लिया, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से। तो साहित्य में एक व्यापक परिवर्तन का श्रेय अगर जाता है गद्य के रूप में, या फिर गद्य विधाओं के रूप में, या हिंदी भाषा के उद्भव के रूप में, या खड़ी बोली के उत्थान के रूप में, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। प्रयास इनके द्वारा किए गए। अब बात करते हैं, ये तो हो गई गद्य की, हम बात कर रहे हैं पद्य की। अब पद्य अर्थात छंद युक्त रचना। तो छंद विहीन रचना गद्य कहलाती है, और छंद युक्त रचना पद्य कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान रखना है, छंद विहीन और छंद युक्त। तो ये हो गया गद्य और पद्य का निर्धारण के, किसे गद्य कहेंगे और किसे पद्य कहेंगे। और एक और रचना हमारे सामने आती है जिसमें गद्य और पद्य का सम्मिश्रण होता है, अर्थात पहले पद्य चलता है फिर गद्य आ जाता है ना। तो गद्य और पद्य दोनों जहां एक साथ चलते हैं, कभी गद्य कभी पद्य, तो ऐसी रचना अगर आपके सामने आती है तो उसको नाम दिया जाता है चंपू काव्य। तो परीक्षा में यह भी प्रश्न बनता है कि चंपू काव्य किसे कहते हैं? तो गद्य पद्य युक्त रचना को चंपू काव्य कहते हैं, जिसमें गद्य और पद्य का सम्मिश्रण हो। तो जिस तरह से प्रथम वर्ष का हमारा पाठ्यक्रम है, इस प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की अगर अपन बात करें तो प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में हमें मॉडर्न पोएट्री पढ़नी है, आधुनिक काव्य पढ़ना है। और आधुनिक काव्य को समझना है तो हमें शुरुआत करनी होगी 1857 से, जिसको हम कह सकते हैं भारतीय इतिहास में पुनर्जागरण काल। अर्थात 1857 में जो जागरण स्थापित हुआ, जो मनुष्य सोया हुआ था जिसमें क्रांति की अलख नहीं थी, वो भी जाग गया, अर्थात पुनः जाग गया। इस काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं। तो आधुनिक काव्य कैसा था? रीति काल तक जो काव्य लिखा गया उसका विषय क्षेत्र अलग था, उसका वर्ण विषय अलग था, उसका उद्देश्य अलग था। लेकिन आधुनिक काल में जो काव्य हमारे सामने आता है वो बिल्कुल अलग काव्य सामने आता है, उसका वर्ण विषय भी अलग है, विषय भी अलग है और उद्देश्य भी अलग है। तो आधुनिक काल में जो काव्य हमारे सामने आता है वो कोई एक रूप में सामने नहीं आता। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस काव्य का रूप भी बदलता गया, और उसी के आधार पर इसके युगों का नामकरण हुआ। तो आधुनिक काल में काव्य कितने रूपों में सामने आता है, प्रश्न ये है। तो आधुनिक काल में काव्य अनेक रूपों में सामने आता है। वो रूप कौन कौन से हैं, तो आज हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आधुनिक काल जिसको कौन कौन से रूपों में साहित्य सामने आता है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग के बाद छायावाद। छायावाद के बाद
प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, जिसको नई कविता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रयोग के बाद में एक नया कविता का दौर सामने आया, और इसके बाद में साठोत्तरी कविता। तो देखिए अलग अलग रूप में काव्य सामने आता है। सबसे पहले आधुनिक काल में कौन सा युग सामने आएगा? भारतेंदु युग। इसके बाद में कौन सा युग सामने आया? द्विवेदी युग। इसके बाद कौन सा युग सामने आया? तो छायावाद। इसके बाद प्रगतिवाद। इसके बाद प्रयोगवाद या नई कविता, और अंत में हमारे सामने आता है साठोत्तरी कविता। तो देखें आधुनिक काल में अगर हम ये समझ रहे हैं कि कविता एक रूप में हमारे सामने आती है, कविता का एक रूप नजर आता है, तो हमें याद रखना है कि परिवर्तन साहित्य के क्षेत्र में समय समय पर होते गए, उद्देश्य के आधार पर, विषय के आधार पर, वर्ण क्षेत्र के, कविताओं का रूप बदला। कविता एक वैतरणी की तरह है, अर्थात समय के प्रवाह के साथ ये बहती गई, और जैसे जैसे समय का प्रभाव इस पर पड़ा, कविता का रूप भी बदला, और आधुनिक काव्य के रूप में ये हमारे सामने। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु युग की, और भारतेंदु युग को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं, और इसका समय 1857 ईस्वी से लेकर हम कह सकते हैं 1900 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी के समय को हिंदी साहित्य के इतिहास में पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, या भारतेंदु के नाम से जाना, क्योंकि गद्य की शुरुआत भारतेंदु ने की, और सबसे पहला काल हमारे सामने आता है भारतेंदु। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, और किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है, और इसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी, विक्रम संवत नहीं, ध्यान रखिएगा, सन 1857 से 1900। तो ये पहला हमारा युग हो गया हिंदी साहित्य के इतिहास का, भारतेंदु युग। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो युग है वो है द्विवेदी युग। अब ये किस विद्वान के नाम पर द्विवेदी युग इसका नाम पड़ा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नामकरण हुआ। और इस युग की कालावधि अगर देखी जाए तो 1900 से 1918 ईस्वी मानी जाती है, यानी कि सन 1900 से 1918 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के पुनरुत्थान का, या कहें हिंदी भाषा के सुधार का बेड़ा अपने सर पर लिया। ये वो विद्वान हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हम साहित्य में खड़ी बोली हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, या हमारी भाषा खड़ी बोली हिंदी है, या अधिकतर जो साहित्य लिखा गया वो खड़ी बोली हिंदी में लिखा। भारतेंदु युग तक साहित्य की भाषा ब्रज भाषा थी, ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युग तक साहित्य ब्रज भाषा में सामने आता है। और पूरा रीतिकाल देखें हम आधुनिक काल से पहले, तो रीतिकाल तक साहित्य की भाषा ब्रज भाषा थी। और भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में साहित्य की भाषा ब्रज और अवधि दोनों थी। और आदिकाल की बात करें तो साहित्य की भाषा अपभ्रंश थी। तो आदिकाल में अपभ्रंश में साहित्य लिखा गया, भक्ति काल में अवधि और ब्रज दोनों में लिखा गया, और रीतिकाल का समग्र साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया। और आधुनिक काल में आकर के थोड़ा प्रयास भारतेंदु ने किया, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को साहित्य भाषा बनाने का पूरा प्रयास किया,
उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका। इस सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो वो संपादन कर रहे थे, तो ऐसे लेखकों की रचनाओं को आमंत्रित किया जो खड़ी बोली में साहित्य सृजन करते थे, चाहे वो कविता हो चाहे वो गद्य की कोई विधा हो। और शुरुआत में ब्रज भाषा का विरोध करना इन्हें काफी महंगा भी साबित हुआ। कई ऐसे विद्वान जो ब्रज भाषा में, बड़े बड़े विद्वान जो थे, कवि थे, जो ब्रज भाषाओं में कविता रचते थे या साहित्य सृजन करते थे, इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी का विरोध किया कि खड़ी बोली को तुम साहित्य की भाषा बना रहे हो, जबकि ब्रज भाषा में साहित्य लिखा जाना चाहिए, क्योंकि साहित्य की भाषा पहले से ब्रज भाषा चली आ रही थी। तो एक बहुत समय लगा महावीर प्रसाद द्विवेदी को और बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा इस खड़ी बोली को साहित्य की भाषा बनाने के लिए, लेकिन अंततोगत्वा महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें कामयाब रहे और परिणाम में आज हम खड़ी बोली का अध्ययन कर रहे हैं या खड़ी बोली में साहित्य पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या सुन रहे हैं या रचना कर रहे हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी एक उन्नायक के रूप में सामने आते हैं, एक आइकन के रूप में सामने आते हैं, एक नायक के रूप में सामने आते हैं, जिन्होंने खड़ी बोली को साहित्य की भाषा बनाने का श्रेय लिया। तो ये द्विवेदी युग थे। इसके बाद छायावाद की बात करें, छायावाद को प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। छायावाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रसाद युग के नाम से। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद। और इसका समय अगर हम लें तो 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद कब से कब तक माना जाता है? अर्थात 1918 से 1936 का समय छायावाद के नाम से जाना जाता है। यहां पर आकर के कविता का रूप थोड़ा सा बदल गया। छायावाद एक ऐसी कविता के रूप में सामने आई, कह सकते हैं कि छायावाद का आरंभ करने का श्रेय या छायावाद की स्थापना करने का श्रेय को जाता है तो जयशंकर प्रसाद को जाता है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का आरंभ किया था, इसलिए इसको प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाते हैं। और इसकी समयावधि मैंने बता दी 1918 से 1936। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा क्यों कहते हैं जयशंकर प्रसाद को? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो छायावाद की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने। इसलिए जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है या ये उपाधि उनको दी गई। छायावाद है क्या? रोमांटिसिज्म जिसको कहा जाता है, स्वच्छंदतावाद जिसको कहा जाता है, या यहां आकर हम देखते हैं कि हिंदी कविता एक नए कलेवर के रूप में हमारे सामने आए। इस छायावाद में मूल रूप से प्रकृति चित्रण है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कहे जाते हैं, जिनको छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? अधिकतर परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है। तो पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी, ये 4 कवि छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन्होंने छायावाद की तमाम उन विशेषताओं को अपनी कविताओं में संजोया है और उस रूप में छायावाद को आगे बढ़ाने का काम किया। पंत की कविताएं अगर हम देखें, प्रसाद की कविताएं देखें, निराला की कविताएं देखें, महादेवी की कविताएं देखें, और अगर इनकी समीक्षा की जाए, एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो इन कविताओं में विषय को छोड़ करके लगभग भावनात्मक रूप में हमें समानता मिलती। अब देखें दूसरी बात, छायावाद में एक प्रमुख चीज है रहस्यवाद। अब रहस्य इन कविताओं में, इन लेखकों की जितनी भी कविताएं हैं, चाहे पंत की ले लें, चाहे महादेवी वर्मा की ले लें या प्रसाद की ले लें, मूल रूप से इन 3 कवियों की अगर विशेष बात करें तो इन कविताओं में हमें रहस्यवाद के दर्शन हो। पंत की नौका विहार कविता, इसके बाद में महादेवी वर्मा की बिन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ, जीवन विरह का जलजात, ऐसी कई कविताएं हैं, संध्या सुंदरी,
और प्रसाद की अगर बात करें, प्रसाद की कविताओं में जैसे कामायनी है, इन कविताओं में हमें रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। रहस्य, अज्ञात को जानने का प्रयास रहस्य कहलाता है। जो चीज अज्ञात है उस अज्ञात को हम जिज्ञासावश जानने का प्रयास करते हैं और उसे हम कहते हैं रहस्य। तो यहाँ रहस्यवाद के दर्शन हमें इन कविताओं में होते हैं। प्रकृति चित्रण हुआ ही है, इन कविताओं में प्रकृति के दर्शन होते हैं। और प्रकृति के अगर मैं बात करूं तो सुमित्रानंदन पंत एक ऐसे कवि हैं जो प्रकृति के कवि कहे जाते हैं, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और प्रकृति का आकर्षक, चित्ताकर्षक वर्णन अगर किस कवि ने किया है तो सुमित्रानंदन पंत ने किया है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गए पंत की मैंने बात कर ली, निराला की बात कर ली, प्रसाद की बात कर ली। दूसरी प्रमुख विशेषता छायावाद की हमें मिलती है श्रृंगारिकता। काव्य में श्रृंगार का वर्णन है, नायक नायिका की सुंदरता का वर्णन हमें मिलता है, भले वो प्रकृति के रूप में मानवीकरण अलंकार के साथ में प्रयोग में आई हो या फिर वास्तव में किसी नायिका का वर्णन कल्पना के द्वारा किया गया हो। तो हमें प्रकृति का श्रृंगार भी दिखता है और मानवीय श्रृंगार भी यहाँ पर प्राप्त होता है। दूसरी प्रमुख बात, छायावाद में राष्ट्रीयता की भावना भी हमें प्रबल दिखाई पड़ती है। राष्ट्रीयता के भाव चाहे पंत की कविता में देख लें, प्रसाद की कविताओं में हमें इसके दिग्दर्शन होते ही हैं, और साथ में महादेवी वर्मा और निराला की कविताओं में भी हमें राष्ट्रीयता के व्यापक दर्शन होते हैं। एक और विशेषता छायावाद की कविताओं में हमें दिखाई पड़ती है, वो है वैयक्तिकता, पर्सनलिज्म। अर्थात ये जो कविताएं लिखी गई उसमें लगभग हम कहें मोटे तौर पर मोटा भाग जो कविताओं का है वो कवि ने स्वयं के लिए लिखा है, स्वयं के भावों को प्रकट किया है, अपने स्वयं के उद्गारों को प्रकट किया है, अपने दुख दर्द, अपनी खुशी, अपने विषाद, अपने हर्ष को व्यक्त करने का माध्यम उन्होंने कविता को बनाया। तो चाहे निराला की सरोज स्मृति की बात कर लें, राम की शक्ति पूजा की बात कर लें, उसमें हमें स्वच्छंदता, उसमें हमें व्यक्तिकता के दर्शन होते हैं। पंत की कविताओं में हमें व्यक्तिकता के दर्शन होते हैं, महादेवी की समग्र कविताओं में व्यक्तिकता के दर्शन होते हैं, और प्रसाद की कविताओं में भी हमें व्यक्तिकता के दर्शन होते हैं, जहां पर व्यक्ति स्वयं की भावनाओं, अनुभवों को साझा करता है कविता के माध्यम से। तो ये छायावाद के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको ज्ञान दे दिया। इसके बाद हम बात करेंगे प्रगतिवाद की, और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद क्या है, नई कविता क्या है, साठोत्तरी कविता क्या है। तो आज की कक्षा में हमने भारतेंदु युग को देखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग को देखा और छायावाद को जाना है। अब कल की कक्षा में यानी अगली कक्षा में हम प्रगतिवाद को जानेंगे, प्रयोगवाद को समझेंगे, नई कविता किस रूप में सामने आती है और साठोत्तरी कविता किस रूप में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में अपना अस्तित्व कायम कर रही है, उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, कल फिर अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।